समुद्री संरक्षित क्षेत्र IUCN ने समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA को अंतर्ज्वारीय या उपज्वारीय परिदृश्यों के किसी भी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है जिसमें इसके जड़ और संबंधित वनस्पतियों, जीवों, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को शामिल किया गया है। प्रमुख श्रेणी में श्रेणी वन ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जिनके पूरे क्षेत्र में अंततः ज्वारीय या मैंग्रोव प्रवाल भित्ति खाड़ी सीग्रास या एल्लाल बेड ज्वार नदमुख और तथा लैगून आदि शामिल हैं। श्रेणी 2 में समुद्री परितंत्र के कुछ भागों वाले द्वीपों तथा स्थलीय परितंत्र के कुछ भाग शामिल हैं। श्रेणी 3A में अंतर्ज्वारीय रेखा से आगे रेतीले समुद्री तट, लेकिन कभी-कभी समुद्री जल के साथ लगने वाले क्षेत्र। श्रेणी 3B में द्वीपों की सदाबहार या उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। भारत में ऐसे तटीय तथा समुद्री परितंत्र को संरक्षित या प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के उद्देश्य से कई समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA स्थापित किए गए हैं। ये MPA जिसकी कुल संख्या 130 प्रमुख NPA 33 है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नामित किए गए हैं, जिनमें विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। लक्ष्य और उद्देश्य में भारत के समुद्री संरक्षित क्षेत्र को प्राथमिक उद्देश्य में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण, परितंत्र में स्वास्थ्य और अनुकूलन को बनाए रखना, सतत मत्स्य पालन और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं निगरानी को बढ़ावा देना शामिल है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कठोर सुरक्षा वाले न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप वाले निर्दिष्ट उच्च जैव विविधता या अद्वितीय पारिस्थितिकी विशेषताओं वाले क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ये क्षेत्र विशिष्ट प्रजातियों, पर्यावास या पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मत्स्य और पारंपरिक प्रथाओं जैसे कुछ विनियमन गतिविधियों की अनुमति होती है। गहरमाथा समुद्री अभयारण्य, वंडूर समुद्री अभयारण्य, समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थानीय समुदायों द्वारा सतत तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए स्थापित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं के सहयोग से स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित है। कैंपबेल वे कम्युनिटी रिजर्व के वेदारण्य कम्युनिटी रिजर्व समुद्री संरक्षित क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार के समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA स्थापित किए गए हैं, जैसे मूंगा चट्टान संरक्षण, मैंग्रोव संरक्षण, समुद्री घास संरक्षण, कोरल रीफ समुद्री संरक्षण क्षेत्र, मैंग्रोव समुद्री संरक्षण क्षेत्र, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया, कच्छकरण मैरीन नेशनल पार्क, मैरीन सेंचुरी, फूदम सेंचुरी, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, मालवन मैरीन सेंचुरी, चोराव आइलैंड सेंचुरी, पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ पॉइंट कैलीमेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिकट बर्ड सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, गहरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरवन रिजर्व नेशनल पार्क सेंचुरी, लोधियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हेलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सज्जन खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ रीफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साउथ रीफ मोरिंगा मैंग्रोव आइलैंड, क्यूट बर्ड वे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
लैंड हैं। सैंडी आइलैंड सेंचुरी, सॉफ्ट वाटर क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, सिंक सिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, गैलिथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिडल एंड साउथ बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्किसॉफी आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्लिस्टर आइलैंड। प्रबंधन और विनियमन। ये समुद्री संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा विनियमित होते हैं, जिसमें समुद्री पर्यावरण के लिए विशिष्ट संशोधन तथा अतिरिक्त नियम शामिल होते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र के लिए प्रबंधन योजनाएं संबंधित अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती हैं, जिसमें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य वन विभाग तथा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकार शामिल हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र जिनमें नियमों में समुद्री परितंत्र प्रजातियों पर प्रभावों को कम करने के लिए मत्स्य नौकायन तथा पर्यटन सहित अन्य मानवीय गतिविधियों पर प्रबंधन शामिल हो सकते हैं। समुद्री सामुदायिक सहभागिता हितधारक भागीदारी समुद्री संरक्षित क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन प्रायः स्थानीय समुदायों, मछुआरों और गैर सरकारी संगठन तथा अन्य हितधारकों के सहयोग शामिल होता है। समुद्री समुदाय आधारित संरक्षण पहल, भागीदारीपूर्ण निर्णय प्रक्रिया और सतत आजीविका कार्यक्रम समृद्ध हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की सफलता के अभिन्न अंग हैं। पवित्र उपवन में सैक्रेड ग्रोव्स ऐसे वन क्षेत्र जिन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा अनेक धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व के कारण संरक्षित किया जाता है तथा जो जैव विविधता संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य तौर पर स्थानीय देवताओं, अय्यनार, अम्मान या वृक्ष वन देवता को समर्पित पवित्र उपवन को वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में सामुदायिक रिजर्व के तहत कानूनी रूप से संशोधित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिकार, वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध है। पवित्र उपवनों के प्रकार में मंदिर उपवन, मंदिर के चारों ओर निर्मित उपवन और संरक्षित वन क्षेत्र। पारंपरिक पवित्र उपवन ग्राम देवता के रूप में पूजनीय तथा एक प्राथमिक प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। कब्रगाह या शमशान घाट के आसपास के पेड़ पौधे या वन क्षेत्र पारिस्थितिकी महत्व, जैव विविधता का संरक्षण, जलभृतों का पुनर्भरण, मृदा संरक्षण। प्रमुख खतरे पारंपरिक धार्मिक विश्वास प्रणालियों की समाप्ति, तीव्र शहरीकरण और विकासात्मक हस्तक्षेपों में वृद्धि, प्रकृति पूजा के आदिम रूपों का सांस्कृतिकरण या औपचारिक मंदिर पूजा में परिवर्तन, विदेशी खरपतवारों या द्वारा अतिक्रमण, यूटोरियम ओडोरटम कैंटाना कमारा और प्रोसिपिस ज्यूलिफेरा। पशुधन और लकड़ी संग्रह में वृद्धि के कारण वन क्षेत्र पर दबाव में वृद्धि। पवित्र उपवन के उदाहरण में दक्षिण भारत केरल काबू उपवन, भगवती जैसे देवियों को समर्पित। मध्य भारत में मध्य प्रदेश भोरमदेव पवित्र उपवन धार्मिक प्रथाओं के कारण संरक्षित है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय सोहरा पवित्र उपवन, चेरापूंजी क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध। नागालैंड मोकोकचुंग पवित्र उपवन एवं जनजाति की परंपराओं का अभिन्न अंग है। मणिपुर लोकटक झील पवित्र उपवन पारिस्थितिकी और आध्यात्मिकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। संरक्षण हेतु अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र अथवा प्रयास में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन ESZ, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र के आसपास निर्दिष्ट क्षेत्र जिसका उद्देश्य संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीव पर्यावास पर विकासात्मक गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है। उद्देश्य में संरक्षित क्षेत्रों के लिए संरक्षण
क्षेत्र के रूप में कार्य करना है। ऐतिहासिक कार्य करना, गतिविधियों को प्रबंधित करने की बजाय उन्हें विनियमित करना है। प्रक्रिया में इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भूमि सीमा नामित करनी होती है। राज्य सरकार के प्रस्तावों और सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ESZ को अधिसूचित किया गया है। विनियमन गतिविधि में EPA पर सरकार के संवेदनशील क्षेत्रों में खनन, रेत उत्खनन, ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण जैसे औद्योगिक कार्यों को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों के 10 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निर्मित किए गए हैं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में प्रबंधित गतिविधियाँ वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, खतरनाक पदार्थों का निपटान और ईंट भट्टों की स्थापना, प्रदूषणकारी क्षेत्रों की स्थापना प्रतिबंधित है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में विनियमन गतिविधियों में बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और वानिकी, मत्स्य पालन तथा चराई। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियों में पारंपरिक और सतत आजीविका प्रबंधन संबंधी कार्य, अनुसंधान और शिक्षा। बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व वर्ष 1973 में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य भारत में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। एक कोर बफर रणनीति पर आधारित बाघ अभयारण्यों का एक नेटवर्क स्थापित करना। वर्तमान में अक्टूबर 2025 आंकड़ों के अनुसार भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं। सभी बाघ अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर 1973 द्वारा संचालित होते हैं, जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा विनियमित किया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की सिफारिश के आधार पर एक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करती है। एक बाघ अभयारण्य में कोर और बफर जोन शामिल होते हैं। कोर जोन विशेष समिति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास क्षेत्रों को बाह्य हस्तक्षेप से दूर रखा जाता है। इस क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास भी कहते हैं। कोर बाघ क्षेत्र को क्रांतिक बाघ आवास भी कहते हैं। बफर जोन कोर जोन के आसपास का परिधि क्षेत्र, जिसका उद्देश्य स्थानीय आजीविका और अधिकारों का सम्मान करते हुए वन्यजीव तथा मानव गतिविधियों के बीच सहअस्तित्व को बढ़ावा देना है। बाघ अभयारण्यों की सीमाओं में किसी भी बदलाव के लिए NTCA की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। किसी राज्य सरकार द्वारा बाघ अभयारण्य की अधिसूचना रद्द करना केवल NTCA और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी से और सार्वजनिक हित से संभव है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA भारत के बाघ संरक्षण प्रयासों को कानूनी और प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। NTCA की भूमिका NTCA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित 2006 के तहत पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना की गई है। उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें इसके निर्देशों का अनुपालन कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाए। कार्य में प्रभावी बाघ संरक्षण प्रथाओं के लिए मानव निर्देशों और मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जवाबदेही बढ़ाता है। समझौता ज्ञापन के माध्यम से संसद द्वारा निगरानी सुनिश्चित करता है। सामाजिक दायित्व टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों की आजीविका संबंधी चिंताओं को दूर करना है। महत्वपूर्ण बाघ अभ्यास में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH बाघ अभयारण्य के भीतर एक अविभाजित क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो बाघों की आबादी को दीर्घकालिक उपस्थिति के लिए वैज्ञानिक रूप से आवश्यक माने जाते हैं। अधिसूचना में राज्य सरकार ने विशेष समिति के परामर्श से वन्यजीव संरक्षण
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत CTH को अधिसूचित करता है। मानदंड में पर्यावास की उपयुक्तता, शिकार की उपलब्धता, बाघ की गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। महत्व में यह इन क्षेत्रों में बाघों के पर्यावास के में हस्तक्षेप उनकी को कम करने के लिए मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित है, जो स्वस्थ परितंत्र को बनाए रखने और बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास CWH बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के मध्य जैव विविधता और वन्यजीव पर्यावासों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसके मद्देनज़र अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास CWH की अधिसूचना की अवधारणा प्रस्तुत की है। CWH की परिभाषा और प्रक्रिया में CWH राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर वे क्षेत्र हैं जिन्हें वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर वन्यजीव संरक्षण के लिए मानव हस्तक्षेप से मुक्त रखना आवश्यक है। उत्तरदायित्व में CWH को नामित करने का उत्तरदायित्व पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जो अधिनियम के तहत नोडल संस्था के रूप में कार्य करता है। प्रक्रिया राज्य सरकार मंत्रालय को आवेदन जमा करके प्रक्रिया शुरू करती है। CWH घोषित करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है। एलिफेंट रिजर्व भारत में विश्व में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है। वर्ष 2017 में इसकी गणना 29,964 हाथी अनुमानित है, जो प्रजातियों की वैश्विक आबादी का लगभग 55% है। भारत में हाथी संरक्षण के लिए स्थापित कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। पक्षी अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जो विशेष रूप से पक्षी प्रजातियों उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए निर्मित किया गया है। पक्षी अभ्यारण्य आमतौर पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। अभ्यारण्य की स्थिति किसी क्षेत्र की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु पर्यावरण मूल्यांकन विशेषज्ञों के साथ परामर्श भी आयोजित किया जा सकता है। एक बार पहचान हो जाने पर सरकार कानूनों या सरकारी अधिसूचना जैसे कानूनी तंत्र के माध्यम से आधिकारिक तौर पर उस क्षेत्र को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित करती है। पक्षी अभ्यारण्य के प्रबंधन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के आधार पर भिन्न होते हैं। भारत में पक्षी अभ्यारण्य का प्रबंधन अक्सर संबंधित राज्य वन विभाग या वन्यजीव संरक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाता है। पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। यहाँ साइबेरियन केन चन्नित साइबर पेलिकन महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों में साइबेरियन क्रेन उत्तरी पेटेन, प्रवासी पक्षी में साइबेरियन क्रेन उत्तरी पेंटेल सामान्य चैती। महत्वपूर्ण विशेषता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख स्थान है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा। महत्वपूर्ण पक्षी प्रजाति में साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लोरिकन सारस। प्रवासी प्रजाति में उत्तरी फावड़ा, रफ यूरेशियन करलेव। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। महत्वपूर्ण पक्षी में मालाबार ट्रोगोन नीलगिरी कबूतर। प्रवासी पक्षी में ब्लू टेल्ड बी ईटर, ब्लिथरीड वार्बलर। अन्य विशेषताओं मैग्रोव, बर्ड वाचिंग ट्रेल्स। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। इंडियन कॉर्मोरेंट ब्राह्मणी व्हाइट वुड काइट, ब्राह्मणी काइट, वुड सैंड पाइपर। प्रवासी पक्षी में ईस्टर्न ग्रेट एग्रेट, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ड, कॉमन सैड पाइपर, बैकवाटर क्रूज। बर्ड वाचिंग बोट टूर, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यावरण पहल।
वेदांथंगल वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। स्पॉट बिल्ड पेलिकन एशियन एशियन ओपल ओपन बिल स्टॉर्क। गॉर्गेनी ब्लैक टेल्ड गॉडविल कॉमन ग्रीन सैक। भारत में सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य पक्षी फोटोग्राफी के लिए आदर्श नौकाएं सुविधाएं। रेंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। यहाँ पक्षी में पेंटेड स्टार इंडियन रिवर टर्न प्रवासी पक्षी टर्न नदी पाइड किंगफिशर ब्लैक हेडेड आइविस। विशेषता में नदी द्वीप अभयारण्य है। नाव सफारी जल पक्षियों के लिए प्रवासन स्थल है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। यहाँ ग्रेटर फ्लेमिंगो पेलिकन स्पूनबिल्स हैं। प्रवासी पक्षी में बार हेडेड कूच यूरेशियन यूरेशियन स्पूनबिल। भारत के सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पक्षी अभयारण्य नौकायन सुविधा और समृद्ध पक्षी विविधता है। चिल्का झील पक्षी अभयारण्य ओडिशा में है। यहाँ पक्षी में ऑस्प्रे ग्रेटर फ्लेमिंगो स्पून बिल्ड सैंड पाइपर। प्रवासी पक्षी में बार हेडेड बूच यूरेशियन कैस्पियन टर्न। एशिया का सबसे बड़े खारे पानी का लैगून महत्वपूर्ण सागर इस रामसर स्थल बर्ड वाचिंग स्थल है। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य केरल। मालाबार ग्रेट हॉर्नबिल श्रीलंका फ्रॉगमाउथ ब्लू थ्रोटेड फ्लाई कैचर व्हाइट बेलेड ब्लू फ्लाई कैचर। स्थानिक पक्षी प्रजातियों सदाबहार वन निर्देशित पक्षी अवलोकन यात्राएं। काजीरंगा पक्षी अभयारण्य असम में है। पंजाब फ्लोरिकन ग्रेट हॉर्नबिल जर्डन बैबलर। प्रवासी पक्षी में लेसर व्हिस्लिंग डक कॉमन ग्रीक शेक ब्राउन हेडेड गल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल समृद्ध घास के मैदान और आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य। पक्षी हैं पारिस्थितिकी पर्यटन और संरक्षित क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन महत्व है। पारिस्थितिकी पर्यटन हेतु एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं पर बल देता है। उद्देश्य में पर्यावरण संरक्षण स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर सृजन तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के महत्व के संबंध में जागरूकता का विस्तार। पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रकार में कृषि आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी पर्यटन, एडवेंचर साहसिक कार पारिस्थितिकी पर्यटन, स्वैच्छिक पारिस्थितिकी पर्यटन प्रमुख हैं। उदाहरण में सोनोमा गांव नागालैंड, चिल्का झील ओडिशा, हैवलॉक द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय कार्यक्रमों के तहत संरक्षित क्षेत्र में रामसर अभिसमय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रामसर अभिसमय जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक रामसर अभिसमय जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के रूप में जाना जाता है। अंतर सरकारी संधि है जिसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। वर्ष 1975 में लागू किया गया। मुख्य उद्देश्य और महत्व में प्राथमिक उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय कार्यों के माध्यम से आर्द्रभूमि के संरक्षण और उचित उपयोग को बढ़ावा देना है।
रामसर स्थल ये आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि जिन्हें अपने रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि जिन्हें अपने उन्हें पारिस्थितिकी महत्व, जैव विविधता मूल्य, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। कारक में पक्षकार राष्ट्र वर्तमान में 172 पक्षकार हैं। रामसर सम्मेलन की कुल रामसर स्थल में वैश्विक स्तर पर 2400 से अधिक रामसर स्थल है। पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया के कोबर्न प्रायद्वीप 1974 में स्थापित सर्वाधिक स्थल यूके में 175 से अधिक रामसर स्थल हैं। सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र बोलीविया में 1,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक संरक्षित क्षेत्र है रामसर स्थल का बोलीविया में। रामसर स्थलों के नामांकन संबंधी मानदंड देश वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर आर्द्रभूमि के नाम रामसर स्थलों के नामांकन संबंधी मानदंड में देश वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर आर्द्रभूमि को नामित किया गया, जिसमें दुर्लभ या अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की उपस्थिति, प्रजाति, पर्यावास, लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास, जैव विविधता, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी, वनस्पति और हाइड्रोलॉजिकल विशेषताएं, अभिसमय के उद्देश्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से संरक्षण तथा बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। रामसर सम्मेलन की सूची बनाना, उनका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है और संरक्षण, निगरानी और सूचना के आदान प्रदान रामसर स्थलों की सूची बनाना, अभिसमय का उद्देश्य रामसर स्थलों की सूची बनाना, उनके प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना, अनुसंधान, निगरानी, सूचना के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, जागरूकता विस्तार और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना। रामसर सम्मेलन के तहत भारत सरकार के लिए केवल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि स्थल के संरक्षण का प्रबंधन करना है। विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है, न कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमि का बचाव आवश्यक है। आदि देशांतों है भारत सरकार ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन के सिद्धांतों को शामिल किया। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010। भारत सरकार ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए जिम्मेदार रामसर सम्मेलन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 बनाए हैं, जिन्हें बाद में आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 तथा वर्तमान नियम 2017 दोनों में आर्द्रभूमि की भाषा और प्रबंधन योजनाएं आर्द्रभूमि के जलग्रहण क्षेत्र अपवाह में सीधे या प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हैं। रामसर स्थल में उदय सागर झील पश्चिम बंगाल सितंबर बिहार पश्चिम चंपारण बिहार में है। उदय सागर झील सितंबर 2025 में शामिल। रामसर स्थल सिल्लीसेठ झील राजस्थान में दिसंबर 2025 में शामिल। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2025 में शामिल। गोकुल जलाशय बक्सर बिहार में है, सितंबर 2025 में शामिल। और मेनार उदयपुर राजस्थान में है। यह जून 2025 में शामिल। खीचड़ फलोदी राजस्थान में 4 जून 2025 को शामिल। सक्कराई कोट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में फरवरी 2025 में शामिल। थेर थांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु फरवरी 2025 में शामिल। खेचियो पलनी झील सिक्किम में है, फरवरी 2025 में शामिल। उधवा झील झारखंड में है, फरवरी 2025 में शामिल। तवा झील मध्य प्रदेश में अगस्त 2024 में शामिल।
नजराना पक्षी अभयारण्य नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में अगस्त 2024 में शामिल। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में अगस्त 2024 में शामिल। नागी पक्षी अभयारण्य जून बिहार में जून 97 में स्थापना। जून 2025 नकटी पक्षी अभयारण्य नागी पक्षी अभयारण्य बिहार में जून 2025 में स्थापना। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार में है, जून 2025 में स्थापना। लांग सोलावुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में जनवरी 2024 में शामिल। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में जनवरी 2024 में शामिल। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है, 2024 में शामिल। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे वैश्विक संरक्षित क्षेत्र हैं जो पक्षी प्रजातियों के संरक्षण में के लिए आवश्यक है। इन क्षेत्रों को आर्द्रभूमि, पंख मैदान, घास के मैदान, जैव विविधता हॉटस्पॉट, सूक्ष्म पर्यावरण, माइक्रो हैबिटेट जैसे विविध प्रकार के पर्यावास शामिल होते हैं। आईबीए के नामांकन के लिए मानदंड शिक्षा। आईबीए की मानदंड आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम आईबीए नामांकन प्रमुख मानदंड में किसी क्षेत्र में आईबीए घोषित करने के लिए निम्नलिखित 3 मानदंड पूर्ण करना आवश्यक है। संकटग्रस्त प्रजाति वैश्विक स्तर पर एक या अधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों की आबादी को पर्यावास प्रदान करना है। प्रतिबंधित श्रेणी की प्रजातियां वे क्षेत्र जो प्रबंधित श्रेणी की प्रजातियां या प्रतिबंधित प्रजातियों के एक समूह पर्यावास प्रदान करते हैं। असाधारण संख्या या क्षेत्र आसपास की महत्वपूर्ण पक्षी उदाहरण में